हेलो एवरीबॉडी, आई एम धीरज श्रीवास्तव। एक बार फिर से मैं आ गया हूँ फोर्स और प्रेशर्स टॉपिक लेकर, जिसमें हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में जो है फोर्स और प्रेशर्स में जो है फोर्स के डिफिनेशंस के बारे में, कॉजेज ऑफ फोर्सेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे क्या कि इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में, डायरेक्शंस ऑफ फोर्सेस के बारे में, और फिर साथ में ये भी पढ़ेंगे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस के बेसिस पे जो है फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप ऑलरेडी तैयार हो जाओ पेन कॉपी लेकर कुछ कुछ लिखने के लिए भी इसमें, कि आज हम लोग जो है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और क्या क्या पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, जिसमें जो है हम लोग जो है फोर्सेस का क्या क्या इफेक्ट होता है, खास करके इसकी एप्लीकेशंस के जरिए जो है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यानी इफेक्ट ऑफ फोर्सेस मींस ये हो गया कि फोर्स का जो है हमारे डेली लाइफ में क्या इफेक्ट होता है, इसके एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं। जैसे कि मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप घरों में होते हो तो क्या होता है कि आटे को जैसे गूंथा जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि आटे को गूंथते हैं तो ऐसा देखो कि आटा जो होता है पाउडर फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही उसे गूंथना शुरू किया जाता है तो देखते होंगे कि वो क्या हो जाता है, एक गोल सा हो जाता है, नहीं स्फेरिकल शेप्स में चलाता है। 100% तो स्फेरिकल शेप नहीं होता है आटे गूंथने पे, लेकिन फिर भी वो स्फेरिकल शेप्स में थोड़ा बहुत आ जाता है, मीन्स कि शेप चेंज हो गया, यानी शेप चेंज हो गया। तो कहने का मीनिंग क्या है कि इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि आप अचानक साइकिल चला रहे हो तो स्कूल जाते हो, किसी दिन आपको लेट हो गए तो थोड़ा तेजी में साइकिल चलाने लगते हो, फिर आप जो है स्कूल से घर के लिए आते हो, ट्रैफिक ज्यादा होती है तो फिर आप क्या करते हो कि साइकिल को स्लो चलाने लगते हो, अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो स्लो स्लो चलाते हो। तो ये क्या हो गया, ये भी इफेक्ट ऑफ फोर्स के कारण ही ऐसा होता है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम फोर्स देंगे तो क्या होगा, वो मोशन में आ जाता है। तो भी इफेक्ट ऑफ फोर्स में हम ले सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट रुक रहा है, यानी आप साइकिल चला रहे होते हो और आपको ट्रैफिक के कारण आपको साइकिल को रोकना पड़ता है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करते हो, आप ब्रेक लेते हो, तो ब्रेक भी क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ फोर्स ही हो गया। यानी हम लोग जो है आज के टॉपिक्स में बहुत ही मजेदार चीजों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस में बहुत सारी चीजें। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, टॉपिक्स का नाम ही दिया गया इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इसमें जैसा कि पहला पिक्चर जो यहाँ पे दिखाया गया है, एक लड़का जो है वो टायर है, एक साइकिल का चक्का है और साइकिल के चक्के को लेकर ये मूव कर रहा है एक स्टिक के साथ कर रहा है और ये दौड़ भी रहा है। तो मैंने जैसे कि उस दिन की कुछ चीजों को मैं इसमें इंक्लूड करते हुए चल रहा हूं। जैसा कि आप गौर से ध्यान से पिक्चर में देखोगे तो एक पैर इसका क्या है, अर्थ के सरफेस पे है, यानी एक पैर को पुश कर रहा है और दूसरे पैर को क्या किया है, पुल किया है। यानी यहाँ पे फोर्स जो है हमारा आ गया, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ था, पुश और पुल के भी नहीं। यानी हमें जब चलना है, मूव करना है, तो हमें पुश और पुल की नीड है। फिर सेकंड आते हैं कि इस टायर पे देखिएगा क्या कि एक सिंपल जो टायर होता है जो साइकिल में लगा रहता है उसमें, और यहाँ पे जो टायर जो चक्का जो है इसमें जैसे ही डंडे का यूज करता है, टायर जो है कभी स्लो चलेगा कभी फास्ट चलेगा, और ऐसी स्थिति में इसके स्पीड में जो है चेंजिंग आती है। तो ये स्पीड में चेंजिंग ही इस चीज को बताता है कि ये क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स है। तो कह रहा है क्या कि टू मूव एन ऑब्जेक्ट और स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट वी हैव टू पुश और पुल, यानी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए पुश चाहिए या ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए भी क्या चाहिए, पुश या पुल चाहिए। तो ऐसी स्थिति को भी हम लोग क्या कहेंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स कहेंगे। और फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड मूविंग द बॉडी, इवन कैन स्टार्ट और स्टॉप। यानी हमें जो है बॉडी पे फोर्स को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए भी, यानी बॉडी को इंक्रीज करना, उसके स्पीड को इंक्रीज करना, जैसे साइकिल की स्पीड को इंक्रीज करना, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉडल को थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, पॉडल को तेजी में चलाते हैं मस्कुलर फोर्सेस लगाते हुए। वहां पे भी अप और डाउन वाले सिचुएशंस आएगी, आप जरा ऐसा चला के देखना, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में मैंने चर्चा किया हुआ था चलने के पोजीशंस के बारे में, जिसमें अप और डाउन वाला यानी पुश और पुल की बातें जो किए हुए थे, जो यहाँ पे अभी पिक्चर्स में ऑलरेडी दिख भी रहा है और आपने ऐसा फील भी किया होगा इस 2 दिन के दौरान। और फिर जो है मैं आज जो मैं बताने जा रहा हूं, जिसमें इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में मैंने बोला कि स्पीड इंक्रीज कर जाता है या डिक्रीज कर जाता है, इसको भी ऐसे आप फील करने लगेगा जब आप साइकिल चलाइएगा या बाइक पे आप घूम रहे होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ या 4 व्हीलर्स पे आप
घूम रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिएगा कि अगर गाड़ी की स्पीड्स बढ़ानी होती है तो भी फोर्सेस की जरूरत है, गाड़ी की स्पीड को डिक्रीज करनी है तो भी फोर्सेस की जरूरत है, स्टॉप करना है तो भी फोर्सेस की जरूरत है, और स्टार्ट करना है तो भी हमें फोर्स चाहिए। मीन्स कि ये फोर्स मीन्स इसका इफेक्ट, फोर्स मीन्स इसका इफेक्ट, यानी फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो वही चीज यहां पे बताने की कोशिश करेंगे, फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और साथ ही क्या करता है कि स्टार्ट और स्टॉप भी करता है। ये इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में जो पहला इफेक्ट दिखलाता है कि ये क्या करता है कि फोर्स का जो फर्स्ट इफेक्ट है, वही चीज कर रहा है यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में जो पहला इफेक्ट वो क्या करता है कि ऑब्जेक्ट के स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करना, साथ ही में उसको स्टॉप या स्टार्ट करना। ये क्या काम है, किसका काम है, फोर्स का काम है, जो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में फर्स्ट अटेम्प्ट बताता है। जैसे हम लोग ब्रेक का अप्लाई करते हैं तो ये मीन्स फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो भी कौन सा फोर्सेस है आगे हम लोग को पढ़ना है। ब्रेक्स जो लगाते हैं हम लोग, ब्रेक जो लगाते हैं वो फ्रिक्शन फोर्स है, और ये फ्रिक्शन फोर्स हमें क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहा है, यानी रोकता है, स्टॉप करता है। आप भी देखते हो साइकिल चला रहे होते हो क्या होता है, ब्रेक लगाते हो, ब्रेक लगाने आपको रुकना होता है तो ब्रेक लगाते हो, नहीं रुकना होता तो फिर पॉडल लगाते हो। अगर आपको स्कूल जाने की लेट हो रही है तो तेजी में चलाते हो, पॉडल को बहुत तेजी में चलाने की कोशिश करते हो ताकि जल्दी पहुंच जाए, यानी मीन्स स्पीड इंक्रीज करते हो। स्पीड इंक्रीज मीन्स पॉडल को तेजी में चलाना। और नॉर्मल अगर चलाने की कोशिश करते हो आराम आराम से तो फिर क्या होता है, आप अपने स्पीड को डिक्रीज करते हो, यानी पॉडल को स्लो कर देते हो। पॉडल को स्लो जब चलाओगे तो क्या होगा, ऑलरेडी साइकिल जो है डिक्रीज कर जाएगा। ओके, और फिर अगर साइकिल को रोकना हो तो आपने ब्रेक अप्लाई कर लिया, साइकिल को स्टार्ट करना हो तो फिर आप मस्कुलर फोर्सेस से पॉडल को चलाने की कोशिश करते हो, तो पॉडल हमारा जैसे ही चलने लगता है साइकिल के व्हीकल्स भी चलने लगते हैं। मीन्स कि आप सोच रहे होंगे कि मैं एग्जाम्पल साइकिल का क्यों ले रहा हूँ। साइकिल का इसलिए ले रहा हूँ स्टूडेंट्स कि ये जो होता है ना साइकिल आपके डेली लाइफ की चीजें हैं, यानी डेली आपको यूज करना है, चाहे स्कूल जाना हो, कोचिंग जाना हो, अदर कोई वर्क्स करने हो, आपके लिए साइकिल सबसे आसान चीजें होती है, और हर घर में अवेलेबल भी है, और हर स्टूडेंट्स या हर स्टूडेंट जो है इस साइकिल को क्या करते हैं, चलाते हैं। इसलिए मैं बार बार इस साइकिल के एग्जाम्पल्स को ले रहा हूं। फिर आता है क्या कि चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी फर्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ा है इसमें पढ़ा है क्या कि फोर्स इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, स्टॉप करता है या स्टार्ट करता है। ये फोर्स के इफेक्ट के कारण ही बॉडी में ऐसा होता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में स्पीड को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना या स्टॉप करना या स्टार्ट करना, ये किसके कारण होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स के कारण होता है। फिर हम लोगों ने जो है चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करना, ये भी क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स के एग्जांपल्स है। यहां पे जैसे कि मैंने एक आटे, गुथे हुए आटे के बारे में मैंने चर्चा किया हुआ, यहां पे देखोगे तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे बैलून है, और बैलून से अगर एयर को हम लोग निकाल रहे हैं तो फिर क्या हो जाता है, इसके शेप चेंज हो जाते हैं। बैलून में एयर को फिल करते हैं तो भी क्या होता है, शेप चेंज होता है। ये भी क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स है, यानी ये भी क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स है। When you apply a force on inflated balloon pressing between our palms, और palms के बीच में अगर प्रेस करते, प्रेशराइज करते तो भी इसके शेप में क्या होती है, चेंजिंग होती है। सेकेंड जो एग्जांपल दिखलाया गया ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है चेंज द शेप का, जिसमें दिखा रहा है क्या कि स्ट्रेच कर रहा है, एक रबड़ है, रबड़ बैंड्स को क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, फिर वो पुराने पोजीशन में चला आ रहा है, यानी इसको भी क्या कहेंगे कि फोर्सेस के कारण जो है शेप की चेंजिंग होनी, यानी फोर्स अगर अप्लाई करते हैं तो शेप भी चेंज हो सकता है। जैसे गाड़ी का स्पीड इंक्रीज, डिक्रीज, स्टॉप या स्टार्ट होना, ये भी फोर्स का इफेक्ट है। उसी तरह से जो है शेप का चेंजिंग भी क्या हो जाएगा, फोर्स का ही इफेक्ट है। यानी सेकेंड नंबर जो कंडीशन कर रहा है चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये इफेक्ट ऑफ फोर्स है। तो अंडरस्टूड, यानी फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जिसमें स्पीड की इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, स्टॉप हो जाए या स्टार्ट हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स कहेंगे। सेकेंड नंबर में कहता है कि चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के शेप में अगर चेंजिंग आ जाती है तो इसे भी क्या कहेंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस कहेंगे। जो बैलून और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल्स है, गुथे हुए आटे का एग्जाम्पल है, सब क्या है, फोर्स के एग्जाम्पल्स है। चाहे बहुत ऐसे टॉय आते हैं जिनको हम लोग जो है अरेंजिंग करते हैं, अरेंज करके कुछ नया बना देते हैं, तो ये टॉय भी क्या होंगे, फोर्स के ही एग्जाम्पल्स हो गए।
फिर नेक्स्ट में आता है चेंज इन द डायरेक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है उसके डायरेक्शंस भी चेंज होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दो पिक्चर्स दिखलाया गया है, एक जो है क्रिकेट खेलते हुए पिक्चर दिखाया गया और सेकंड पिक्चर जो है वॉलीबॉल का दिखलाया गया, यानी वॉलीबॉल जो खेल रहा है। यहाँ पे दोनों में ही जो बॉल होते हैं वो बॉल की चेंजिंग की जा रही है, यानी यहाँ पे बॉल के डायरेक्शंस में क्या हो रही है, चेंजिंग। एक में दिखा रहा है कि बैट्समैन जो है हिट कर रहा है बॉल को और बॉल के डायरेक्शंस में चेंजिंग आ जा रही है। सेकंड में वॉलीबॉल का जो दिखाया जा रहा है कि वॉलीबॉल में जो है ये खेला जा रहा है और वॉलीबॉल के जो है डायरेक्शंस में जो है चेंजिंग आ रही है। तो ये दोनों एग्जांपल्स हमारे दिखा रहे हैं कि फोर्सेस को अप्लाई करके जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शंस को चेंज किया जा सकता है। ऐसा तो हम लोग साइकिल में करते ही हैं, जब रास्ते में चलते हैं तो हमें जैसे कभी लेफ्ट कभी राइट जाना होता है, कभी फॉरवर्ड जाना होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, साइकिल को हम लोग टर्न करते हैं, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ टर्न करते हैं। तो भी क्या हो गया, चेंज इन द डायरेक्शंस हो गया, यानी फोर्स की हमें नीड है डायरेक्शंस को चेंज करने की। यानी ये भी क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है, चेंज इन द डायरेक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अभी तक हमारे पास तीन चीजें आ गई। पहला क्या हो गया, पहला है क्या कि इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में कि इंक्रीज और डिक्रीज या स्टॉप और स्टार्ट, ये भी इफेक्ट ऑफ फोर्सेस हो गया। यानी वी इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और स्टॉप और स्टार्ट द ऑब्जेक्ट विथ फोर्सेस, यानी फोर्सेस के साथ हम लोग इनको क्या करते हैं, स्टॉप कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जो है आपको जो है इसके इंक्रीज कर सकते हैं, इसके स्पीड को डिक्रीज कर सकते हैं। सेकंड नंबर में हमारा कहता क्या था कि चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के शेप में चेंजिंग होना। तो ऑब्जेक्ट के शेप में चेंजिंग का मतलब क्या हो गया था कि जैसे कि बैलून था तो बैलून में हम लोग प्रेशराइज कर रहे थे या उसमें से एयर को निकाल दें, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, बैलून के शेप में चेंजिंग आ जाती है, यानी बहुत छोटा बैलून हो जाएगा। वहीं एयर को उसमें फिल कर देते तो बड़ा बैलून हो जाएगा, या उसको दोनों हाथों से प्रेस कर देते तो बैलून छोटा हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, फोर्सेस ही अप्लाई हो रहा है, अंडरस्टूड। यानी यहां पे भी क्या हो रहा है, फोर्सेस अप्लाई हो रहा है। फिर कह रहा है कि चेंज इन द डायरेक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शंस में चेंजिंग भी क्या क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स है। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को दिखलाया गया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में एक क्रिकेट बॉल है जो ड्यूस बॉल है, और सेकंड दिखाया गया वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है। तो ये दोनों जो दिखाया जा रहा है, ये बास्केटबॉल का एग्जांपल है, मैं वॉलीबॉल बोला हूँ, ये बास्केटबॉल का एग्जांपल है। तो बास्केटबॉल और ड्यूस बॉल में दोनों में क्या हो रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इन दोनों ही कंडीशंस में आपका क्या हो रहा है, डायरेक्शंस की चेंजिंग आ रही है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डायरेक्शंस की चेंजिंग आ रही है, और भी किसके कारण आ रहा है, फोर्सेस सप्लाई होने के कारण आ रहा है। तो ये चीजें हम लोग क्रिकेट में तो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा, साइकिल चलाते हैं तो भी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शंस की चेंजिंग करते हैं। या यूं कहे कि अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे घरों में साफ सफाई होती है तो ऑब्जेक्ट्स रखा हुआ, तो ऑब्जेक्ट्स को हमें मूव कराना होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना होता है, क्योंकि जिस प्लेसेस पे रखा हुआ है वो थोड़ा डर्टी प्लेस है, यानी थोड़ा गंदा प्लेसेस है, तो उसकी सफाई करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को वहां से हटाना होता है, प्लेस्ड आउट करना होता है। तो वैसे स्थिति में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स पे हम लोग फोर्स लगाते हैं, और हमारे फोर्सेस से अगर वो रिमूव हो जाता है उस जगह से, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर अगर नहीं हटता है तो घर के दूसरे सदस्यों को बुलाया जाता है, बोला जाता है कि आप भी आ जाओ, हम लोग दो आदमी मिलकर इसको हटाएंगे। तो वैसी स्थिति में जब ये मूव हो जाता है तो इसमें क्या हो जाता है कि रेस्ट ऑब्जेक्ट से उसको हमने स्टार्ट कर दिया, और स्टार्ट करके एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस पे लेके गए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन की भी कभी कभी चेंजिंग आ जाती है। कभी कभी हम लोग डायरेक्शन चेंज करके भी ऑब्जेक्ट के नीचे जो भी गंदगी होती है उसको क्या करते हैं, हम लोग सफाई करते हैं। तो यानी इस सब में क्या होती है, फोर्सेस की जरूरत होती है, जिससे हम लोग क्या कहेंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। यानी तीन चीजें हो गया, इंक्रीज, डिक्रीज, स्टॉप और स्टार्ट, ये इफेक्ट ऑफ फोर्सेस हो गया। चेंज इन द शेप, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, चेंज इन द डायरेक्शंस, इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस। अब चेंज इन डायरेक्शंस में अगर कहता क्या है कि इस डायरेक्शंस का जो चेंजिंग होता है वो कैसे होता है, तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक साइकिल पे लेते हैं। जैसे शुरुआत में भी मैंने साइकिल पे एग्जांपल लिया था, और ऐसा है कि यहां भी क्या है, साइकिल का ही एक एग्जांपल है। तो कह रहा है क्या कि जब हम साइकिल पे पॉडल मारते हैं,
यानी पॉडल लगाते हैं, तो वैसी स्थिति में साइकिल जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। इट मीन्स क्या होगा कि इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड, यानी फ्रंट पे होगा, यानी सामने में होगा। यानी हमने फोर्सेस अप्लाई किधर किया, सामने किया, तो हमारा जो साइकिल किधर जाएगा, सामने की तरफ जाएगा। अंडरस्टूड। अगर इसी साइकिल पे हमने फोर्सेस लगा के इसको टर्न किया, यानी लेफ्ट टर्न किया, तो साइकिल हमारा भी किधर जाएगा, लेफ्ट टर्न कर जाएगा। मीन्स कि ये कहना चाहता है कि हम जिस डायरेक्शन में भी फोर्सेस लगाते हैं, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है। यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट पे जो डायरेक्शन होगा फोर्स लगाने का, ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा। मीन्स कि डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स डिसाइडेड द डायरेक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग, यानी ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में मूव करना है ये डिसाइड कौन करेगा, फोर्स का डायरेक्शन। यानी फोर्स को मैं जिस डायरेक्शन में लगाऊंगा, ऑब्जेक्ट पे फोर्स मैं जिस डायरेक्शन पे लगाऊंगा, उसी डायरेक्शन पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो ये कुछ ऐसा ही यहाँ पे एग्जांपल्स है। ऐसे यहाँ पे जो यही चीज कह रहा है कि मोर देन वन फोर्सेस में एक्ट इन द सेम डायरेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शंस ईच अदर, यानी कह रहा है कि अगर एक ही डायरेक्शंस में अगर हम फोर्सेस लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शंस में चला जाता है। अब कह रहा है क्या कि अगर दो डायरेक्शंस हो, इफ टू फोर्सेस, ध्यान रखिएगा पिछले में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था क्या कि व्हेन मोर देन वन फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी, यानी यहां पे जो है दो तरह के फोर्सेस थे, लेकिन हम फॉरवर्ड डायरेक्शंस में जो फोर्सेस लगा उसकी बात कर रहा है। अब यहां पे है क्या कि अगर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सेम डायरेक्शंस में, तो दो फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन फोर्सेस एक्ट कर रहे होते तो उसमें से जिसका फोर्सेस ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे यहां पे दिख रहा होगा कि ये एक येलो शर्ट का खिलाड़ी है और एक दूसरा खिलाड़ी जो है रेड टी शर्ट का है, तो येलो और रेड टी शर्ट में से जो ज्यादा फोर्सेस लगाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक ने 75 न्यूटन, जैसे कि मैंने कल बताया हुआ था ना, याद होगा आपको कि जहां पे एन लग जाए उसको क्या पढ़ते हैं, न्यूटन पढ़ते हैं। एन लग जाएगा तो क्या पढ़ते हैं, न्यूटन पढ़ते हैं। और जबकि और यहां भी क्या है 125 और यहां पे 75 है, यानी एक ने 75 न्यूटन का फोर्सेस लगाया इस बॉल पे, फुटबॉल पे, और एक ने 125 न्यूटन का फोर्सेस लगाया। तो इट मींस कि जो रेड टी शर्ट जो पहना हुआ है उसने ज्यादा फोर्सेस लगाया ना, उसने ज्यादा फोर्सेस इस फुटबॉल पे लगाया, तो वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा अपने पैरों से, यानी सिंपली ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस लगा रहा है, जैसा हमें दिख भी रहा है कि एक पैर को उसने बैक किया हुआ है, जब बॉल को हिट करेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ना कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसने इसी कोशिश से जो है मारना। अब थोड़ी बहुत एंगल चेंज हो सकती है तो खेलने के दौरान पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो है उसने 125 न्यूटन के फोर्सेस से बॉल को हिट किया है। तो वैसी स्थिति में जो है जिस डायरेक्शन में रेड टी शर्ट वाला हिट करेगा उसी डायरेक्शन में बॉल के जाएगा, और जो 75 न्यूटन से वह सिर्फ उसको रोकने की कोशिश करेगा और ज्यादा इससे कुछ नहीं कर सकता। यानी कहने का मीनिंग क्या है कि इफ टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट सम ऑफ टू फोर्सेस। यानी एक चीज तो क्लियर है कि दोनों में से जिसका फोर्सेस ज्यादा होगा वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। साथ में फुटबॉल पे जो फोर्सेस लग रहा है दोनों का सम लग रहा है, यानी इस पे कह सकते हैं कि 75 न्यूटन प्लस 125 न्यूटन के इस पे क्या लग रहा है, फोर्सेस लग रहे हैं, और इसके कारण से बॉल जो है इन दोनों का सम मिला के जाएगा। अंडरस्टूड। यानी आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये रेड टी शर्ट है और एक येलो टी शर्ट है। येलो टी शर्ट वाले ने 75 न्यूटन, रेड टी शर्ट वाले ने 125 न्यूटन का फोर्सेस लगाया। दोनों ने मिलके जो फोर्सेस लगाया है वो कितना हो गया, हाउ मच आ गया, तो ये आ गया 200 न्यूटन। यानी 200 न्यूटन के इन दोनों ने फोर्सेस लगाया हुआ है। तो 200 न्यूटन मींस क्या हो गया कि ये 200 न्यूटन से एक बड़ा फोर्सेस हो गया, यानी बॉल जो है उन दोनों के डायरेक्शंस में ही चला जाएगा। यही चीज यहां पे कहना चाहता है। फिर कह रहा है कि इफ टू इक्वल फोर्सेस, जैसे वहां पे क्या था कि टू डिफरेंट फोर्सेस थे, दो डिफरेंट फोर्सेस थे, एक 75 न्यूटन का एक 25 न्यूटन का, जो सेम डायरेक्शंस में चल रहा था। तो मैंने बोला था कि जिसका ज्यादा फोर्सेस होगा वो उसी डायरेक्शंस में चला जाता है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शंस में जाएगा। फिर कह रहा है क्या कि अगर जो है हमारा जो है अनइक्वल फोर्सेस लग जाए, सॉरी टू इक्वल फोर्सेस की बात कर रहा है, अगर दो इक्वल फोर्सेस लगते हैं
जैसे यहाँ पे रोप है, इस रोप पे 2 इक्वल फोर्सेस लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है इस ऑब्जेक्ट पे किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं होगी जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यानी वैसी स्थिति में जब दोनों सेम अमाउंट में, मान लीजिए कि इन ए बी और ए बी दोनों मिलके जो है 100 न्यूटन्स के फोर्सेस लगा रहे हैं और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से। सबसे मजेदार बात है कि एक दूसरे के अपोजिट, वहां पे क्या था फुटबॉल वाले केस में सेम डायरेक्शन में फोर्सेस लगा रहे थे, साइकिल वाले में क्या था कि सेम डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहा था, लेकिन यहां पे क्या कर रहा है कि 100 न्यूटन्स के फोर्सेस लगाए जा रहे हैं। तो जब 100 न्यूटन्स के फोर्सेस लगाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है होता क्या है कि इक्वल फोर्सेस आ जाता है, यानी नेट फोर्सेस आपका क्या हो जाएगा, 0। यानी इफ 2 इक्वल फोर्स act on an object in opposite directions, they balance or cancel to each other. It means the net forces on the object is 0. यानी जब 2 इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं तो हमारा नेट फोर्सेस क्या होता है, 0 हो जाता है। हमारा नेट फोर्सेस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस, यानी ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट जो है अपने प्लेसेस पे जो है किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं करता है, उसमें किसी तरह का कोई जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, वो अपने ही पोजीशन पे रहता है। यानी जब ऐसी स्थिति होगी 2 फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन से लग रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो क्या करेगा, मोशन में ही रहेगा। यही चीज यहां पे कहना चाहता। फिर कह रहा है कि 2 अनइक्वल फोर्सेस, अगर 2 अनइक्वल फोर्सेस हैं तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि जो नेट फोर्सेस होगा वो क्या होगा, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाता है। तो यानी जैसे यहाँ पे 3 न्यूटन है, यहाँ पे 5 न्यूटन है, तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 न्यूटन आ जाएंगे। तो यहां पे कहना चाहते हैं कि 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर फोर्सेस लग रहे होते तो जो ग्रेटर फोर्स होगा उसी डायरेक्शंस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा। उसी डायरेक्शंस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा मूव करेगा। अगर हमारा जो है 2 ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट से 2 डिफरेंट फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शंस में लग रहे हैं तो जो ग्रेटर फोर्सेस होगा, ग्रेटर फोर्सेस के डायरेक्शंस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शंस होगा। यही चीज कह रहा है कि इफ 2 opposite and unequal forces act simultaneously on the object, तो object will move in the directions of the bigger forces, यानी जो bigger forces होगा उसी directions में क्या करेगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा। द डिस्टेंस मूव्ड एंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन द 2 फोर्सेस, यानी दोनों फोर्सेस का जो डिफरेंसेस होगा इस पे ये डिपेंड करता है। मींस कि नेट फोर्सेस अगर हम कहें, अगर इसको हम लोग नेट फोर्स कहें तो ये हमारा जो नेट फोर्स हो जाएगा हमारा यहां पे, अगर हम यहां पे नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन मींस 2 न्यूटन हो जाएगा। जबकि याद होगा कि सेम डायरेक्शंस में अगर 2 फोर्सेस लग रहे होते हैं तो वहां पे हमारा जो फोर्सेस क्या निकला था, 200 न्यूटन निकला हुआ था, और यहां पे हमारा नेट फोर्सेस क्या निकला हुआ है, 2 न्यूटन निकला हुआ है। यानी कितना निकला हुआ, 2 न्यूटन निकला हुआ है यहां पे। जबकि वहीं अगर सेम डायरेक्शंस में 2 फोर्सेस डिफरेंट होते हैं तो वैसी स्थिति में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जबकि 2 डिफरेंट फोर्सेस हैं और अपोजिट डायरेक्शंस में कर रहे हैं तो वहां पे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं नेट फोर्सेस के लिए। अगर हमारा जो है 2 इक्वल फोर्सेस सेम डायरेक्शंस में अगर वर्क कर रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सॉरी 2 इक्वल फोर्सेस जो है अपोजिट डायरेक्शंस में वर्क कर रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा नेट फोर्सेस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर आता है बैलेंस्ड, सॉरी यहां पे 2 अनइक्वल फोर्सेस की बातें हो गई हैं। तो यहां पे इस तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया क्या कि जो हमारा लास्ट टॉपिक था इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में कि चेंज द डायरेक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, वह डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शंस में चेंजिंग आती है फोर्स के कारण। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे जैसे कि 2 फोर्सेस अगर अप्लाई हो रहे हैं तो 2 फोर्सेस अगर इक्वल अमाउंट्स के हैं और सेम डायरेक्शंस में हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो उसी डायरेक्शंस में क्या करेंगे, मूव कर जाते हैं। अगर अनइक्वल है, सेम डायरेक्शंस में लग रहा है तो जिस डायरेक्शंस में ऑब्जेक्ट्स में ज्यादा फोर्सेस लगा वो उसी डायरेक्शंस में
मूव कर जाता है। फिर वही चीज यहां पे कहना चाहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है और दो अपोजिट डायरेक्शंस में से फोर्सेस लग रहे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, अगर इक्वल अमाउंट्स में फोर्सेस लग रहे होते हैं तो नेट फोर्सेस हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वही चीज आता है कि अगर दो अपोजिट डायरेक्शंस में फोर्सेस लग रहा है डिफरेंट अमाउंट्स के, तो वैसी स्थिति में यानी डिफरेंट मैग्नीट्यूड होते हैं इनके, तो जब डिफरेंट मैग्नीट्यूड के दो फोर्सेस अप्लाई होते हैं तो वहां पे नेट फोर्सेस क्या हो जाता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है, यानी सब्सट्रैक्ट यानी डिफरेंसेस उनका निकालते हैं। और यही चीज अगर एक ही ऑब्जेक्ट्स पे सेम डायरेक्शंस के फोर्सेस लगते हैं, सेम डायरेक्शंस में लग रहे हैं, तो वहां पे जो नेट फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, दोनों फोर्सेस का सम होगा। जो फर्स्ट नंबर एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि 75 न्यूटन और 125 न्यूटन था, तो दोनों को हमने क्या किया था, ऐड करके 200 न्यूटन किया हुआ था। चलिए अब जो है हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो सबसे पहले कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स है क्या, तो इसको जानने के लिए पहले ये जानेंगे कि आखिर बैलेंस और अनबैलेंस स्टार्ट कहां से हुआ, इसका ओरिजिन क्या था। तो कहता क्या है कि देयर आर टू फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बेसिस पे, यानी मींस डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बेसिस पे जो है हमारा फोर्सेस दो टाइप के हैं, एक बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस्ड फोर्स। तो जैसा कि हमने जो है लास्ट क्लासेस में जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड के बारे में मैंने बताया था न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बताया था मैंने मैग्नीट्यूड के बारे में, न्यूमेरिकल वैल्यू, जो आज यहाँ पे आया हुआ है मैग्नीट्यूड, जिसको मैंने मैग्नीट्यूड भी पढ़ा हुआ था, सॉरी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जो है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो कि अभी हमने दो एग्जांपल्स के थ्रू हमने देखा हुआ था इस न्यूमेरिकल वैल्यू को। क्या हमने एग्जांपल्स देखा हुआ था, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में हमने देखा हुआ था कि एक फुटबॉल था, दो प्लेयर्स थे, एक 75 न्यूटन का फोर्सेस लगा रहा है और एक 125 न्यूटन का सेम डायरेक्शन में लगा रहा है। तो वैसी स्थिति में दोनों फोर्सेस को मैंने क्या किया था, ऐड कर दिया था, ठीक है। यानी वहां पे नेट फोर्सेस हमारा क्या निकल गया था, 200 न्यूटन निकला हुआ था, यानी सेम डायरेक्शंस में था। तो यानी डायरेक्शंस की तो बात आई थी, लेकिन साथ में क्या आया था, मैग्नीट्यूड भी आया था। एक फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या था, 75 न्यूटन, और सेकेंड फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या था, 200 न्यूटन था। अब आते हैं यहाँ पे एक और हमने एग्जांपल देखा था, लास्ट वाला एग्जांपल, जहां पे एक 3 न्यूटन के फोर्स लग रहा है और एक 5 न्यूटन का, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस पे लग रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस पे। तो जब अपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स लगता है तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उनका डिफरेंसेस निकालते हैं। उन दोनों फोर्सेस का क्या करेंगे, डिफरेंसेस, यानी वहां पे मैंने निकाला होगा तो 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन कर दिया था मैंने, तो मेरा क्या आ गया था, 2 न्यूटन आया था। और ये 2 न्यूटन क्या था हमारा, मैग्नीट्यूड था नेट फोर्स का, यानी मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो कहता क्या कि न्यूमेरिकल वैल्यू के बेसिस पे मींस मैग्नीट्यूड और उनका डायरेक्शन, यानी ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, उसका पोजिशंस क्या होगा, फोर्सेस अप्लाई होने के बाद, वैसी स्थिति में जो है दो तरह के फोर्सेस अप्लाई होते हैं, एक बैलेंस फोर्स और दूसरा क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाई होते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस के बेसिस पे जो है जो बैलेंस फोर्स है और अनबैलेंस्ड फोर्स है वो है क्या। तो कहता क्या कि नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट में आइदर बी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी इफेक्ट ऑफ फोर्सेस आ जाते हैं, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जैसे ही वो गेन करता है तो उस ऑब्जेक्ट में दो ही कंडीशंस बन सकते हैं, एक बैलेंस फोर्स का और दूसरा अनबैलेंस फोर्सेस का। जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो आप जो है रेस्ट पोजीशन में होके मुझे देख रहे हैं, तो आप पे कौन सा फोर्सेस लग रहा है, बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहा है, यानी आप रेस्ट में हैं फिर भी आप पे क्या लग रहा है, दो तरह के फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, वो भी रेस्ट पोजीशंस में। और वो क्या है आपका, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक नॉर्मल फोर्सेस है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वही चीज कर रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वह रेस्ट में हो या मोशन में हो, उसमें दो कंडीशंस ही बनेंगे, या तो बैलेंस नहीं तो अनबैलेंस्ड फोर्स। क्यों, क्योंकि उन दोनों ही कंडीशंस में फोर्स क्या होता है कि उनमें डायरेक्शंस होता है और साथ में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है।
तो आप तो कहोगे कि सर मैं तो रेस्ट पोजीशन में हूं, तो ना ही उसमें मैग्नीट्यूड है और ना ही क्या है आपका डायरेक्शंस है। तो अब मैं बताता हूं कि आप में जो है दो तरह के डायरेक्शंस भी वर्क कर रहे होते हैं और आप में मैग्नीट्यूड भी है, जिसको मैं आगे चर्चा करूंगा। बस यूं जान लीजिए कि आप पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है जो डाउनवर्ड डायरेक्शंस में है, यानी अर्थ के सरफेस की ओर है, और एक दूसरा फोर्सेस है नॉर्मल जो अपवर्ड डायरेक्शंस में है, और दोनों मिलके आपको बैलेंस्ड किया हुआ है। अंडरस्टूड? चलिए फिर हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे एक बच्चे जो हैं झूल रहे होते हैं, जहां पे एक बैलेंस फोर्सेस का एक एग्जांपल इस पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है कि पुश और पुल के थ्रू जो है यहाँ पे बैलेंस और अनबैलेंस का कंडीशन है। तो ये बैलेंस्ड का कंडीशन है जो पुश और पुल के थ्रू दिखाया गया है, ये बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है, जिसमें एक बच्चा जो है, ये लड़की जो है पुश कर रही है यानी डाउनवर्ड जा रही है, तो बच्चा क्या कर रहा है, एक बच्चा जो है अपवर्ड जा रहा है, फिर ये डाउनवर्ड जाएगा तो फिर ये क्या जाएगी, अपवर्ड जाएगी। अब आते हैं हम लोग बैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि शुरुआत ही हम लोग का बैलेंस्ड और अनबैलेंस से हुआ है, तो पहला क्या होगा हमारा बैलेंस्ड फोर्स। तो कह रहा है क्या कि जब बहुत सारे फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करते हैं, तो यही चीज कह रहा है, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट डज नॉट प्रोड्यूस्ड एनी चेंजेस इन दिस ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर बहुत सारे फोर्सेस लगे, यानी नंबर ऑफ फोर्सेस exert on the object but there no change in the object's positions is known as the balanced forces। यानी कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जो है हमारा उस पर फोर्सेस अप्लाई होने के बाद में उसमें किसी तरह की चेंजिंग नहीं हो तो उसे बैलेंस फोर्स कहेंगे। और ये जो होता है ये कोई जरूरी नहीं है कि रेस्ट पोजीशन में ही हो, ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वहां भी जो है आपका जो है बैलेंस फोर्स ही वर्क करता है। यानी दो जगह की बातें आ जाती हैं, यानी सीधे कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो भी बैलेंस फोर्स है, ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो भी क्या है आपका बैलेंस्ड फोर्स ही है। यानी दो कंडीशंस आता है, रेस्ट पोजीशन में भी और मोशन में भी। लेकिन मोशन में कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, तो उसमें ऐसी स्थिति में जो है उसको बैलेंस फोर्स ही कहेंगे। उस पे लगने वाले जो फोर्सेस होंगे, जितने भी सारे फोर्सेस लग रहा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट है तो उस पे जितने सारे फोर्सेस लग रहे होंगे उस सारे के सारे फोर्सेस मिलके नेट फोर्स जो बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, आपको बैलेंस फोर्स बना दे रहे हैं। वही स्थिति जो है आपको अगर रेस्ट पोजीशन में हो तो यहां भी जो है आपको फोर्सेस लगते हैं, जैसे कि मैंने बताया दो तरह के फोर्सेस लग जाते हैं। तो वैसी स्थिति में भी क्या होता है, वहां पे आपको जो है बैलेंस फोर्स ही वर्क करता है। जैसे कुछ एग्जांपल यहां पे दे दिया है, ए पर्सन होल्डिंग ए बैग इन हैंड। अगर आप मतलब कि क्या एक व्यक्ति जो है हाथों में बैग लिए हुए है, ये तो नहीं कर रहा है कि मोशन में है, तो वैसी स्थिति में यहाँ पे कौन सा फोर्सेस है, बैलेंस फोर्स। एक बुक जो रेस्ट पोजीशन में है ये भी क्या हो जाएगा आपका बैलेंस फोर्स का एग्जांपल होगा। लेमन जो है स्क्वीजिंग द लेमन, ये भी क्या हो गया, एग्जांपल ऑफ द बैलेंस्ड फोर्स। मूविंग बाइक इन कांस्टेंट स्पीड, यानी आ गया यूनिफॉर्म स्पीड की बात ना। यूनिफॉर्म स्पीड में एक समान स्पीड हो, यानी स्पीड में किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं हो। तो कह रहा है कि मूविंग बाइक इन कांस्टेंट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर कोई बाइक अगर मूव कर रहा होगा तो वहां पे क्या होगा, बैलेंस फोर्स। फिर कह रहा है कि पर्सन वी वॉकिंग विथ कांस्टेंट स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई पर्सन जो है कांस्टेंट स्पीड से भी मूव कर रहा है, इसी कांस्टेंट स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल देते हैं। यहाँ पे क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर यूनिफॉर्म स्पीड भी है तो वहां भी हम लोग क्या कह देते हैं, बैलेंस फोर्स के ही एग्जाम्पल है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड से है या रेस्ट पोजिशन में है तो ऐसी स्थिति में उस पर अगर फोर्सेस जो लगने वाले वो बैलेंस फोर्स है, यानी नेट फोर्सेस में क्या आ जाएगा, बैलेंस्ड फोर्सेस आ जाएगा। अंडरस्टूड। फिर यहां पे कहा है कि अनबैलेंस्ड फोर्स। तो जैसा कि आपको क्लियर होगा कि जो यूनिफॉर्म मोशन में है या रेस्ट में है वहां पे तो आपका बैलेंस फोर्स लगना है। इफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस द चेंज इन इट्स स्टेट्स और रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ द मोशन, दे आर टर्म्ड एज द अनबैलेंस्ड फोर्सेस। से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे डिफिनीशन में, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि अनबैलेंस फोर्सेस में क्या होता है कि नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट्स इन
एक्सेलरेटेड मोशन, यानी एक्सेलरेटेड मोशन में अगर जो भी फोर्सेस अप्लाई होते हैं उनको अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। यानी सम ऑफ द ऑल फोर्सेस डज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कहता क्या है कि आपको अनबैलेंस फोर्सेस में कि सारे फोर्सेस का सम अगर जीरो नहीं आता है तो वो अनबैलेंस फोर्स है, और एक कंडीशन हमारा एक्सेलरेटेड मोशन में आता है। यानी एक्सेलरेटेड मोशन में जो है हमारे सारे फोर्सेस का जो सम होता है वो जीरो नहीं होता है, जबकि बैलेंस फोर्स के केसेस में, बैलेंस फोर्स के केसेस में क्या होता है कि सारे फोर्सेस का सम क्या होता है, जीरो आ जाता है। यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो यहां भी क्या होता है, सारे फोर्सेस के सम क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। किसमें, बैलेंस फोर्सेस में। जबकि अनबैलेंस फोर्सेस में ऐसा कंडीशंस नहीं बनता है। यहां पे कहता क्या है कि जैसे यहां पे दिखाया भी है कि ये जो एक व्हीकल्स है, एक ट्रक है जो कुछ चीजों को कैरी करके ये मूव कर रहा है, ऑन द रोड्स मूव कर रहा है। ये 100 न्यूटन का एक फोर्सेस लगा के ये चल रहा है, जिसपे 60 न्यूटन, यहां पे देखिएगा 100 न्यूटन का फोर्सेस लगा है, और 60 न्यूटन का फोर्सेस जो है, स्मॉलर फोर्सेस जो है, इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। यानी टोटल ये स्पीड कितने से जा रहा है, इसका नेट फोर्सेस हो गया 40 न्यूटन। कैसे आया है नेट फोर्सेस, तो नेट फोर्सेस कहता क्या है कि नेट फोर्सेस के लिए आपको चाहिए क्या कि जो पुश और पुल है यानी 100 न्यूटन, और जो इसको रोकने की कोशिश करे, ये तीर दिखा रहा है, ये एरो दिखा रहा है कि ये जो व्हीकल्स है ये हमारा 100 न्यूटन के फोर्सेस से चल रहा होता, और 60 न्यूटन का फोर्सेस इसके ये चक्के पे लग रहा है, जिसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स भी कहते हैं। ये इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। इसमें सिर्फ फ्रिक्शन ही नहीं है, एयर रेजिस्टेंस भी है। इसमें कौन कौन सा है, एयर रेजिस्टेंस भी है। क्या है, एयर रेजिस्टेंस भी है, और साथ में जो है आपका ग्रिपिंग में यहां पे फ्रिक्शन फोर्स भी है। यानी इसका सम मिला के आपको कितना है, 60 न्यूटन है। यानी एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन फोर्स दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये कितना आ रहा है, 60 न्यूटन। तो कह रहा है वही चीज कि जो यहां पे नेट फोर्सेस निकला है वो हमारा जो है ऐसे है, यानी 40 न्यूटन। यानी ये 40 न्यूटन के इस का फोर्सेस लेकर जो है व्हीकल्स जो है हमारा मूव कर रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल हो गया। यानी अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो गया। यहाँ पे कितने तरह के फोर्सेस आपको लग रहे होंगे, 4 तरह के लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे दिखाया 2 ही गया है, तो हम 2 ही पे बात करेंगे। एक जो इसको पुश कर रहा है यानी आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इसको बैकवर्ड करने की कोशिश कर रहा है। और बैकवर्ड फोर्सेस में कौन कौन से आ रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन आ रहा है। यानी बैकवर्ड फोर्सेस में कौन कौन से आ रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस और हमारा फ्रिक्शन आ रहा है। जबकि इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन लेके चल रहा है, 100 न्यूटन। तो जब भी नेट फोर्सेस निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शंस के फोर्सेस होते हैं और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं बैकवर्ड डायरेक्शंस के फोर्सेस, तो हमारा जो है नेट फोर्सेस निकल जाता है। अंडरस्टूड। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, जैसे फ्लो ऑफ स्टोन ड्रॉप्ड। तो जो स्टोन जो ड्रॉप किया गया है या फ्लो द वाटर है, ये हमारे जो है दोनों एग्जाम्पल अनबैलेंस फोर्सेस के एग्जाम्पल हैं। ये दोनों क्या है, हमारे अनबैलेंस फोर्स के एग्जाम्पल है। जैसे स्टोन को ड्रॉप किया गया है और फ्लो ऑफ वाटर। अब आते हैं हम लोग इनर्शिया पे। इनर्शिया है क्या, तो कहता क्या है कि अभी मैंने बताया ना कि हम फोर्स लगाएंगे तो ही डायरेक्शन चेंज होगी, या किसी भी ऑब्जेक्ट्स में मोशन आना यानी स्टार्ट होना है ऑब्जेक्ट को, तो वैसी स्थिति में भी उसे फोर्स चाहिए। ऑब्जेक्ट को रुकना है तो भी क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। ऑब्जेक्ट के स्पीड को इंक्रीज करना है तो भी क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिक्रीज करना है तो क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करना तो भी क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। यानी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शंस को भी चेंज करना है तो क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। यानी जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे उसमें किसी तरह की चेंजिंग नहीं आएगी। ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में हमने देखा है वो उसी पोजीशन में रहेगा। यही चीज हमारा इनर्शिया कहता है। यानी इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। इनर्शिया क्या है, ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है, एक क्वालिटी है, एक प्रॉपर्टी है। इस अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज देयर पोजीशन अनलेस एंड अनटिल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड। यानी सीधे कहता है क्या है कि इनर्शिया इज द इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी वर्च्यू विच इट कैन नॉट मूव और स्टॉप बाई इटसेल्फ। यह कभी खुद से जो है नहीं चेंजिंग आता है,
कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, कैन नॉट चेंज इट्स शेप और साइज बाय इटसेल्फ। इसमें जो है अपने से सेल्फ कुछ भी नहीं होता, इसमें हमें फोर्सेस अप्लाई करना होता है। तो जैसे ही हम इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करेंगे इसमें चेंजिंग आए। तो यही चीज कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने जिस पोजीशन में वो उसी पोजीशन में रहेगा। ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, यानी ऑब्जेक्ट विल रेस्ट तो इट विल बी कंटिन्यू इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन मोशन तो इट विल बी कंटिन्यू इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कंटिन्यू मोशन में ही रहेगा, इसमें किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और जैसे ही हमने अनबैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाई किया है, तो जैसे ही हमने अनबैलेंस करें, जैसे ही हम कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करेंगे इसमें चेंजिंग आ जाएगी। एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करने पे, चाहे हम एक्सटर्नल फोर्सेस मींस कि ब्रेक अप्लाई करके साइकिल को रोके, या पॉडल यानी हम मस्कुलर फोर्सेस को अप्लाई करते हुए जो है पॉडल को हम बहुत तेजी में मारे तो साइकिल का स्पीड इंक्रीज करेगा, या पॉडल को बहुत स्लो कर दिए यानी पॉडल मारना स्लो कर दिए तो हमारा साइकिल का स्पीड डिक्रीज करेगा, या हमको उसको लेफ्ट या राइट टर्न करना है या फॉरवर्ड डायरेक्शंस में ही हमें चलना है तो भी क्या चाहिए, फोर्सेस चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे बता रहा है कि ये इनर्शिया यही चीज, यानी इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, एक क्या है यार, एक फोर्स की, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, सॉरी फोर्स मैंने बोला है, ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है जिसमें कि ये रहता है, ये गुण है इसकी, यानी सीधे कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का एक ऐसा गुण जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस अगर अप्लाई नहीं हो रहा होता तो वह जिस पोजीशन में रहेगा उस पोजीशन से यह दूसरे पोजीशन में चेंज नहीं होता, यानी इसके पोजीशन में किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं होगी। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में तभी चेंजिंग होती है जब उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई होता है। यानी अगर आप रेस्ट में हैं और मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अचानक आपको प्यास लगी तो आप जो है थोड़ा सा उठोगे, आपके बॉडी में थोड़ी सी हलचल होगी, तो आपके अंदर जो है ये आया मस्कुलर फोर्सेस अप्लाई किया कि हाँ हमें ग्लास को पकड़ना चाहिए, या मेरा मस्कुलर फोर्सेस इस पेन को चला रहा होता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि हमें जो है एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करना है, चाहे वो एक्सटर्नल फोर्सेस में कुछ भी हो, जैसे हमारा मस्कुलर फोर्सेस आ जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आ जाता है, नॉर्मल फोर्सेस आ जाता है, पुश और पुल आ जाता है, और फ्रिक्शन आ जाता है। अंडरस्टूड? जनरली यही 3-4 तरह के आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल, पुश और पुल और फ्रिक्शंस, यही 3-4 तरह के फोर्सेस आते हैं। तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ, वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ड्यूरिंग रनिंग सडनली गेटिंग रेस्ट पोजीशन। अगर जैसे कि हम बहुत तेज दौड़ रहे होते हैं और सडनली जो है हमको जो है किसी कारणवश हम रुक गए तो सडनली हम आगे की तरफ क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो किसके कारण होता है, इनर्शिया के कारण होता है। हम आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जो लोग व्हीकल्स वगैरह चलाते हैं 4 व्हीलर पे, तो उन्हें बोला जाता है कि सीट बेल्ट का यूज कीजिए। सीट बेल्ट का यूज करने के पीछे क्या है कि इनर्शिया, हर ऑब्जेक्ट में इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। तो सीट बेल्ट अगर यूज करेंगे तो कभी कभी गाड़ी में ब्रेक्स लगाते हैं, अचानक रुकना पड़ता है तो हम आगे की तरफ नहीं जाएंगे, यानी हमारा बॉडी जो है फॉरवर्ड डायरेक्शंस में नहीं जाए, इसके लिए सीट बेल्ट का यूज किया जाता है। क्योंकि बॉडी की एक प्रॉपर्टी है कि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा हमारा भी मूवमेंट क्या उसी डायरेक्शन में होगा, यानी पूरा व्हीकल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। सडनली तो व्हीकल्स रुका लेकिन हमारा बॉडी मोशन में रहता है तो हम लोग आगे की तरफ रह जाते हैं, जिसके कारण हमें लगता क्या है कि हम गिर गए। लेकिन इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि व्हीकल्स रुका लेकिन हमारा बॉडी जो है पुराने वाले स्पीड को ही गेन किए हुए, जिसके कारण क्या होता है हम लोग फॉरवर्ड की तरफ हो जाते हैं, नहीं आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो इस कंडीशंस को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीट बेल्ट का यूज करते हैं। यानी इसको यूज समझ सकते हैं कि जब व्हीकल्स या 4 व्हीलर जब चलता है तो जो 4 व्हीलर का स्पीड होता है वो हमारे बॉडी का स्पीड होता है, यानी हम लोग भी उसी स्पीड को गेन करते हैं। यानी 4 व्हीलर 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा होता है, 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, या 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा होता है, हमारा बॉडी भी कितने के स्पीड को गेन किए हुए है, 120 किलोमीटर पर आवर को गेन किए हुए हैं। और जैसे ही अचानक सडनली ब्रेक्स लगता है तो हमारा बॉडी जो है उस ब्रेक में जीरो पोजीशन को सडनली नहीं ऑब्जर्व कर पाता है, यानी वो 120 को ही ऑब्जर्व किया रहता है, जिसके कारण हमारा बॉडी फॉरवर्ड हो जाता है और ये व्हीकल्स जो है हमारे अपने ही पोजीशन पे रहते हैं, जिसके कारण हमारे शीशे पे या हम कहीं गिर सकते हैं, आगे की तरफ जा सकते हैं, जो एक मेजर एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। तो ऐसी स्थिति को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीट बेल्ट का यूज करते हैं।
चलिए, आप अगर सोच रहे होंगे कि भैया ये कैसे हो सकता है, जब हम साइकिल फोर व्हीलर जब मूव कर रहा होता है या चल रहा होता है तो उसमें स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर कैसे होती है? हम लोग तो उसमें 4-5 आदमी बैठे रहते हैं, सबको तो लगता है कि रेस्ट पोजीशन। बात सही है, आप 4-5 लोगों के लिए वो रेस्ट पोजीशन दिख रहा होगा, लेकिन जो आपको रोड पे खड़े होकर कोई आपको देख रहा होगा तो उसके लिए उसका स्पीड क्या होगा? जो आपके व्हीकल्स का स्पीड होगा वही स्पीड आपका भी होगा। तो ये कंडीशंस होता है, इसलिए मैंने बोला है कि मैं अगर देख रहा हूं कि आपका व्हीकल्स जो है 120 किलोमीटर पर या बहुत तेज रफ्तार में चल रहा है, तो मैं मान के चलूंगा कि आपकी, मान के क्या, वही स्पीड जो है आपकी भी होगी। तो यही चीज कर रहा है कि अगर सडनली कोई चीज रुकता है तो हम लोग क्या करते हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शंस में गिर जाते हैं। मूविंग फैन का एग्जाम्पल भी क्या है हमारा? इनर्शिया का एग्जाम्पल है। हम जब फैन को ऑन करते हैं तो वो मूव करता है, फैन को ऑफ करते हैं तो फैन चलना बंद हो जाता है। यानी एक्सटर्नल कॉजेज लगता है, यानी एक्सटर्नल फोर्सेस का हम अप्लाई करते हैं फैन को चलाने के लिए, यानी स्टार्ट करने के लिए, और फैन को स्टॉप करने के लिए भी। वही चीज यहाँ पे इस गेमिंग में भी दिखलाया गया है कि बॉल है जो बाकी को हिट कर रहा है, अगर हम हिट कराएंगे तो बाकी मोशन में आएंगे, अगर हिट नहीं कराएंगे तो क्या होंगे? ये रेस्ट पोजीशन में ही रहेंगे। अब कह रहा है क्या कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा इनर्शिया, यानी इनर्शिया तो ऑलरेडी आप लोग समझ गए होंगे कि इनर्शिया है क्या। अब आते हैं क्या कि इनर्शिया के बाद आता है क्या कि टाइप ऑफ फोर्स। एक अगेन है, जैसे कि वहां पे क्या था हमारा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे दो तरह के फोर्सेस हैं, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। और यहां पे कह रहा है क्या कि फिजिकल इंटरेक्शंस के बेसिस पे, यानी फिजिकल इंटरेक्शंस ऑफ सरफेस, यानी सरफेस के कांटेक्ट के बेसिस पे, यानी सरफेस का जो इंटरफेसेस हो रहा है उस इंटरफेसेस के बेसिस पे जो है हमारे पास दो तरह के फोर्सेस है, एक कांटेक्ट और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। यानी वहां पे क्या कर रहा था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस के बेसिस पे दो तरह के फोर्स है, बैलेंस और अनबैलेंस। जबकि यहां पे क्या कह रहा है कि इंटरेक्शंस ऑफ द सरफेस, यानी सरफेस का जो इंटरेक्शंस होता है, यानी फिजिकली इंटरेक्शंस ऑफ द सरफेस। एक और वर्ड जोड़ेंगे क्या इसमें, फिजिकली। जैसे वहां पे क्या वर्ड जोड़ रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, उसके बेसिस पे हमारा दो तरफ का फोर्सेस है। यानी देयर आर टू फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, और दे आर द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। जबकि यहां पे क्या है कि यहां पे कह रहा है कि फिजिकली इंटरेक्शंस ऑफ द सरफेस, यानी फिजिकली इंटरेक्शंस ऑफ द सरफेस, देयर आर टू फोर्सेस, दे आर कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल में राइडिंग बाईसाइकिल, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ जो है सन के अराउंड मूव करता है, या जो है राइडिंग बाईसाइकिल है, ये हमारे क्या है, कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के एग्जाम्पल है। तो आपको तो राइडिंग बाईसाइकिल तो समझ में आ रहा होगा, कॉन्टेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल, मतलब कि ये जो है इंटरेक्शंस ऑफ द सरफेस ऑफ है, इंटरेक्शंस ऑफ द सरफेस है। लेकिन अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यहां पे फिजिकली जो है आपका जो है इंटरफेस ऑफ द सरफेस नहीं है, सॉरी इंटरेक्शंस ऑफ द फोर्स नहीं है, सॉरी फिजिकली इंटरेक्शंस ऑफ द सरफेस, फिजिकली इंटरेक्शंस ऑफ द सरफेस जो है ये राइडिंग बाईसाइकिल में तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यहां पे फिजिकली इंटरेक्शंस ऑफ द सरफेस नहीं समझ में आ रहा होगा कि फिजिकली रूप से एक ऐसे जो है एक दूसरे से अटैच्ड है या क्या है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ जो है सन के अराउंड मूव कर रहा होता है, तो वैसी स्थिति में जो है फिजिकली जो है इंटरेक्शंस कैसे होता है अर्थ और सन के बीच में, इस रिलेशंस को हम लोग यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक कैसे जो है फिजिकली इंटरेक्शंस ऑफ द सरफेस का ये एग्जांपल है। फिर जो है हम लोग यहाँ पे आ गया है उसी दो टाइप्स के फोर्सेस में, जो हमारा किस बेसिस पे है, इंटरेक्शंस ऑफ द इंटरेक्शंस ऑफ यानी सरफेस के इंटरेक्शंस के कारण जो हमारे पास फोर्सेस है उसके बारे में। तो कह रहा है क्या कि एक होता है कांटेक्ट और दूसरा नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट में भी जो है हमारा जनरली तीन तरह का आ जाता है। कांटेक्ट फोर्सेस में पहला आ जाएगा मस्कुलर फोर्सेस, सेकंड आ गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्सेस,
और थर्ड जो आ गया हमारा मैकेनिकल फोर्स, यानी तीन तरह के फोर्सेस आ गए। कॉन्टेक्ट फोर्स में तीन कौन कौन से फोर्सेस है? तो पहला हो गया हमारा मस्कुलर फोर्सेस, सेकेंड हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, और थर्ड हो गया हमारा मैकेनिकल फोर्स हो गया। साइकिल राइडिंग के बेसिस पे जो है हम कॉन्टेक्ट फोर्सेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्टेक्ट फोर्सेस जो है साइकिल राइडिंग पे हम लोग कैसे समझ सकते हैं? तो कहता क्या है कि हम पॉडल चलाते हैं, तो पॉडल चलाने के लिए हमें क्या करना होगा? अपने थाई को मूव करना होगा। यानी ये क्या हो गया हमारा? थाई का जो मूविंग होगा, यानी पॉडल मारने का जो हमारा स्टेपिंग होगा, ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा मस्कुलर फोर्सेस। अब कहता क्या है कि मस्कुलर फोर्सेस तो हमने अप्लाई किया, तो हमारा पॉडल मूव करना शुरू हुआ। पॉडल मूव करेगा तो क्या करेगा? साथ में चैन को मूव कराएगा। तो चैन और पॉडल के बीच में जो रिलेशंस बन रहा है वो किसका है? मैकेनिकल फोर्सेस का एग्जांपल है। यानी इसमें एक और चीज ऐड करेंगे, व्हील यानी चक्के को भी। यानी सीधे कह रहा है कि पॉडल, चैन और चक्का, इन तीनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? हमारा मैकेनिकल फोर्सेस हो जाएगा। और जब चक्का जब फॉरवर्ड डायरेक्शंस में चलने लगता है तो इसको रोकने के लिए, यानी चक्के को रोकने के लिए एक तो एयर भी होता है, साथ में जो हमारा जो सरफेस होता है, जो चक्का और सरफेस होता है, इसके बीच में भी एक फोर्सेस होता है जो अपोजिट डायरेक्शंस में होता है। चक्का के मूव के, चक्का अगर फॉरवर्ड में जा रहा है तो उसके बैकवर्ड डायरेक्शंस में एक सरफेस के द्वारा फोर्सेस लगाया जाता है, जिससे हम लोग क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। यानी फ्रिक्शनल फोर्स अपोज द मोशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसमें एयर रेजिस्टेंस भी आ जाता है। साथ में कह रहा है क्या कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में जो है हम लोग को दो तीन एग्जांपल्स पे समझने होंगे, एक सिंगल एग्जांपल पे भी है। जैसे कि हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं, वही जो हमने इसके पहले लिया हुआ था, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो अर्थ मूव्स अराउंड द सन में क्या होता है कि यहां पे अर्थ और सन के बीच में एक फोर्सेस लगता है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यानी ग्रेविटेशनल फोर्सेस में दो ऑब्जेक्ट के बीच में किसी तरह का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है इनके सरफेस में, फिर भी ये एक दूसरे को बाइंडिंग किए रहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। फिर कहता क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स में आपने देखा होगा कि मैग्नेट एक दूसरे से दूर भागते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन और रिपल्सन, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपल्स करेंगे। तो ये किसके कारण होता है? मैग्नेटिक फोर्स के कारण। और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो आपको वो एग्जाम्पल याद होगा कि एक कंघा लिए और फिर बाल पे रगड़े और छोटे छोटे पीसेस जो है पेपर के होते थे, और उस कंघे को वहां पे रख दिए तो क्या करता था? अट्रैक्ट कर लेता था, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। अंडरस्टूड? तो जो है हम लोग यहाँ पे आज जो है अभी पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में कह रहा है कि दिस आर द फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है कि दो सरफेस के बीच में डायरेक्टली इंटरेक्शंस होता है। यानी कहता क्या है कि ये फोर्स विच अप्लाइंग और एग्जर्ट डायरेक्टली इंटरेक्शंस ऑफ द सरफेस इज नोन एज द कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी डायरेक्टली जब इंटरेक्शंस होता है तो इसको कहेंगे क्या हम लोग? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसे यहां पे कहा है कि these are the forces which come into the action only when the two interacting objects are in physical contact with each other। यानी फिजिकल कांटेक्ट होता है इनके बीच में, यानी इंटरेक्शंस होता है, डायरेक्टली इंटरेक्शंस होता है इनके सरफेस के बीच में, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स। या अदर ऑब्जेक्ट्स, अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि when there is a physical contact between two interacting objects, the force exert known as contact force। यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब फिजिकली कांटेक्ट होता है, एक दूसरे से इंटरेक्शंस होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। और इस कांटेक्ट फोर्स में जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि हम लोग साइकिल पे हैं, जैसे सीट पे बैठते हैं या कहीं भी बैठते हैं या मोशन में करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास डायरेक्टली कांटेक्ट, यानी दो ऑब्जेक्ट जब तक एक दूसरे के पास पे नहीं आएंगे, इसके लिए क्या चाहिए? कॉन्टैक्ट फोर्सेस के लिए, या कहीं भी अगर फोर्सेस अप्लाई करना है तो अपने कॉजेज ऑफ फोर्सेस में जाना होगा, इंटरेक्शंस के बारे में। तो वहां पे कह रहा था कि दो ऑब्जेक्ट्स, याद होगा कि पिछले क्लासेस में मैंने बताया हुआ था कि जो क्लैपिंग होता है वन हैंड से नहीं होता, उसके लिए डबल हैंड चाहिए क्लैपिंग के लिए। तो वही चीज यहां पे कहना चाहता है
कि अगर आपको फिजिकली कांटेक्ट अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में आ रहा है, उनका इंटरफेसेस आ रहा है, यानी इंटरेक्शंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आ रहा है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि दोनों के बीच में जो है कांटेक्ट होना चाहिए। और एक कांटेक्ट जो है हम लोग एक जगह देखते हैं, जब व्हीकल्स जब मूव करता है तो चक्के और रोड के बीच में, जिसकी हम बात एक आम भाषा में ग्रिपिंग बोलते हैं। तो ये ग्रिपिंग जो है कांटेक्ट फोर्स का कारण बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। यानी फ्रिक्शन फोर्स होता है वहां पे किसके किसके बीच में, चक्के यानी व्हील और रोड के बीच में एक फोर्सेस काम करता है, जो उस चक्के को रोकना चाहता है कि भैया आप इतने की स्पीड से या बहुत तेज नहीं जाओ, उसको रोकने की कोशिश करता है। ये क्या हो गया, हमारा फ्रिक्शन हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा कांटेक्ट फोर्स हो गया। सेकंड कहता क्या है कि आपको, जैसे कि मैं उस पिक्चर के द्वारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये अगर रोड है, ये हमारा क्या है, रोड है, और इस रोड पे एक व्हीकल्स चल रहा होता है, एक व्हीकल्स चल रहा होता है इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मैं यहाँ पे एक पिक्चर बना के मैं आपको दिखा दूं कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन में आपका जा रहा होता है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि 100 न्यूटन से ही जा रहा होता है या 110 न्यूटन से ये मूव कर रहा होता फॉरवर्ड। तो कहता है कि यहाँ पे जो ये फोर्सेस जो लग रहा होता है व्हील के बीच में, व्हील, ये व्हील है हमारा, और ये व्हील के बीच में जो फोर्सेस लग रहा है, या यहां भी एक व्हील है, और व्हील और सरफेस यानी ये रोड है, तो रोड और व्हील के बीच में एक फोर्सेस लग रहा है, इसके जस्ट अपोजिट, इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शंस में। ये जो डायरेक्शंस होगा, यानी यहां पे हम कह सकते हैं ऐसा एक डायरेक्शंस में फोर्सेस लग रहा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, जिसको मैं दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये यहां पे ऐसे फोर्सेस आया, ये यहां पे ऐसे फोर्सेस आया। मैं रोड को भी दूसरे कलर में दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। आई होप की उम्मीद है कि आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं रोड पे जो दिखा रहा हूं ये कलर, ये फोर्सेस में दिखाने की जो कोशिश कर रहा हूं, ये जस्ट अपोजिट है। ये 110 न्यूटन से ये व्हीकल्स क्या कर रहा है, आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है, लेकिन क्या कर रहा है कि आपको 50 न्यूटन का जो है फोर्सेस जो है इसको अपोज कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, व्हील और रोड सरफेस के बीच में, यानी व्हील और सरफेस के बीच में जो फोर्सेस लगा वो हमारा क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्सेस हो गया। क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्सेस हो गया। अंडरस्टूड। फिर कहता क्या है कि जैसे कि हम लोग, मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ था कि जो चैन है, व्हीकल्स है, सॉरी चैन है, व्हील है और हमारा जो है पॉडल है, इन तीनों के बीच में मैकेनिकल फोर्सेस का एग्जांपल्स होता है जो कांटेक्ट फोर्सेस है। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मशीन तो बहुत बड़े बड़े भी हैं, जैसे यहाँ पे मैं फैन का एग्जांपल ले रहा हूँ। घरों में आपके फैन होंगे, जिस रूम पे में बैठ के आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, उस रूम के ऊपर में भी क्या होगा, सीलिंग फैन लगा होगा या टेबल फैन भी होगा। तो ये टेबल फैन या सीलिंग फैन, इसमें भी क्या होता है, जो इसके जो छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि इसके अंदर मैग्नेट्स लगे हुए हैं, इसमें डायना लगा हुआ है, 3 तरह के डायने लगे हुए हैं। फिर उसके बाद से जो है इसमें अदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये डायना, मैंने सिंपल वर्ड्स का मैंने यहाँ पे यूज किया कि डायना है, आपने उस मैग्नेट का नाम सुना होगा। फिर यहाँ पे जो है कंडेंसर का यूज किया जाता है। तो एक कंडेंसर, ये आपका जो है डायना है या मैग्नेट से, इन सब के बीच में एक रिलेशन होता है जो क्या होता है, जो एक दूसरे से कांटेक्ट में होते हैं, वो भी डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं, जिसको हम लोग क्या कर देंगे, कांटेक्ट फोर्स के फिजिकली रूप से इंटरेक्शंस होते हैं इनके बीच में। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे मैकेनिकल फोर्सेस के एग्जांपल हो, जिसमें मशीन का यूज कर दिया जाए। मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्सेस के बारे में मैं यूं कह सकता हूं कि जहां पे हम लोग मशीन का यूज करते हैं, मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स में हम लोग किसका यूज करते हैं, मशीन का यूज करते हैं। मैकेनिकल फोर्स में किसका यूज करते हैं, मशीन का यूज करते हैं। और जो है हमारा जो होता है मैकेनिकल फोर्सेस मींस मशीन, यानी जहां पे मशीन की बात आ जाएगी वहां पे मैकेनिकल फोर्सेस आ जाए। तब ह्यूमन बींग्स भी मशीन ही हैं, हमारे अंदर भी क्या है, मैकेनिकल फोर्सेस है। हम लोग भी क्या करते हैं, जैसे रेस्ट में है तो हमारे अंदर पोटेंशियल है, फिर हम लोग मोशन में आ गए, काइनेटिक्स आ गए। तो मैकेनिकल जो वर्ड जो यूज होता है, ये बेसिकली 2 वर्ड से मिलके बना हुआ। एक बना हुआ है आपका पोटेंशियल और दूसरा बना हुआ है काइनेटिक। तो कहता है क्या कि जब दोनों का मिक्सअप हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, मैकेनिकल हो जाता है। यानी सीधे कहता क्या है कि पोटेंशियल और काइनेटिक
दोनों का जब मिक्सअप हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा मैकेनिकल हो जाता है। यानी जो मशीन है वो क्या है, मैकेनिकल है। तो हमारे अंदर भी क्या है, मैकेनिकल फोर्सेस आ जाता है। जब हम लोग मूव करते हैं तो मैकेनिकल फोर्सेस, रेस्ट में है तो भी कर सकते हैं। चलिए, तो यही चीज है हमारा कांटेक्ट फोर्स, यानी हमारे अंदर भी क्या है, कांटेक्ट फोर्सेस है। और साथ में जब हम किसी मसल्स के द्वारा काम करते हैं, जैसे हमारा शरीर, आप कहिए कैसे हमारा बॉडी जो है उसको करता है, तो जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारा जो ये ब्रेन होता है हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायो का एक टॉपिक है जिसमें आप पढ़िएगा। तो उसमें कहता है क्या है कि जैसे हमें पेन पकड़ना है तो एक सिग्नल आता है कि देखो पेन पकड़ना है क्योंकि तुम्हें लिखना है या मुझे लिखना है, तो मैं क्या करता हूं, पकड़ता हूं। या आप पकड़े होंगे पेन, क्यों, क्योंकि कुछ लिखना होगा। तो वैसी स्थिति में क्या कर रहा है कि ये हमारा जो है मैकेनिकल फोर्सेस की तरह वर्क कर दिया, एक मैकेनिकल सिग्नल की तरह कर दिया, जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी अटैच हो जाता है। क्या अटैच हो जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि हम हाथों को जो है आगे बढ़ाते हैं और पेन को ले लेते हैं। तो ये हाथों को फॉरवर्ड डायरेक्शंस में ले जाना, इसको पकड़ना अपने हाथों में। तो हाथों में जब पेन को पकड़ लिए तो ये हमारा क्या हो गया, मस्कुलर फोर्सेस के कारण इसको पकड़े हुए हैं। लेकिन जो हमें इंस्पायर्ड किया वो क्या हो गया, हमारा काइनेटिक और पोटेंशियल, यानी हमारे हाथों में जो मूवमेंट आया वो क्या हो गया, काइनेटिक हो गया। हमारे हाथों में जो मूवमेंट आया काइनेटिक हो गया। और हमारे हाथों में मूवमेंट किसके कारण आया, ब्रेन से एक सिग्नल आया जिसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहते हैं। और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के कारण जो है मैंने पेन को पकड़ा या आपने पेन को पकड़ा, और पकड़ने के दौरान अपने हाथ को क्या किया, फॉरवर्ड डायरेक्शंस में लेके गए। तो ये हाथ को फॉरवर्ड डायरेक्शंस में यानी मैकेनिकल आ गया, आपने हाथ में उस पेन को पकड़ लिया, यानी क्या हो गया, ये हमारा जो है मस्कुलर फोर्सेस हो गया। तो चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में दे दिया है कि मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और मैकेनिकल फोर्सेस। जैसे पहला पिक्चर दिखाया गया है, एक मैकेनिकल यहाँ पे मस्कुलर फोर्सेस का है कि एक बॉडी बिल्डर जो है वेट लिफ्टर को उठाने की कोशिश कर रहा है या उठा भी रहा होगा, तो ये क्या हो गया, हमारा मस्कुलर फोर्सेस का एग्जाम्पल हो गया। फ्रिक्शन फोर्सेस, यहाँ पे रोलर्स, यानी यहाँ पे एक छोटा सा व्हील लगा हुआ है, इस व्हील और सरफेस के बीच में एक फोर्सेस लग रहा है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्सेस। ये हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ कर रहा है, यानी ये क्या हो गया, मैकेनिकल फोर्सेस में भी है। यहाँ पे एक मशीन को दिखाया गया, और मशीन भी क्या है, हमारा मैकेनिकल फोर्सेस है। मशीन भी हमारा क्या है, मैकेनिकल फोर्सेस है। यानी तीन तरह के एग्जांपल्स हो गए हमारे, मस्कुलर फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्स और मैकेनिकल फोर्सेस हो गए। ये तीन तरह के एग्जांपल्स हो गए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट डे जो है मस्कुलर फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्स और मैकेनिकल फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।